होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर उसी तरह से अंग्रेजी विषय में बोर्ड कक्षाओं के लिए विशेष रूप से जो हमारे लेटर राइटिंग का जो टॉपिक रहता है, तो वैसे ऑलरेडी पहले हम पिछले वीडियो में लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के साथ साथ उसके वेरियस पार्ट्स है या बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में आने वाले जो लेटर्स हैं, कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, इंफॉर्मेशन है, तो इनको हम देख चुके हैं और कर चुके हैं। अब लेटर राइटिंग में जो ज़्यादातर जो अंतिम रूप से अब जो एक लेटर रहता है वो रहता है जॉब एप्लीकेशन लेटर। ये बोर्ड कक्षाओं में प्रमुखता से मुख्य रूप से बोर्ड एग्जाम्स में लगभग हर साल जॉब एप्लीकेशन का भी एक सवाल आता है। तो जॉब एप्लीकेशन को समझने के लिए बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम पिछले लेटर फॉर्मेट में हमने देखा कि एक लेटर का पूरा फॉर्मेट हमने समझा और उसी फॉर्मेट के तहत हमने बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में हमने कई तरह के लेटर्स को बोर्ड पे समझा और उसको बनाया भी है। तो आप देखें कि जो जॉब एप्लीकेशन जो है ये भी एक लेटर फॉर्मेट के तहत ही आता है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि आज के समय में आप देखते हैं कि जब किसी बिजनेस फर्म में या किसी भी रूप में हम किसी फर्म में अगर जॉब अप्लाई करने के लिए हम एक तरह का लेटर लिखते हैं और ये लेटर लिखा जाता है मोस्टली अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। इससे कहा जाता है फॉर अपॉइंटमेंट लेटर, है ना, कि हम किसी भी बड़ी फर्म में, किसी बड़ी कंपनी में, बिजनेस फर्म में हम वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर को एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने बोर्ड पे लिखा है और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको जब कभी भी जॉब एप्लीकेशन पे अगर कोई लेटर राइटिंग करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में प्रमुखता के रूप में ये फॉर अपॉइंटमेंट के लिए लेटर का जो प्रारूप है, लेटर का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे कि बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से जो इनका एक सवाल भी हर साल लगभग 12th बोर्ड में भी आता है जॉब एप्लीकेशन पे, तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल आप ध्यान दें। फिर हेडिंग देखें, जॉब एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन विथ बायोडाटा एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल HDFC बैंक बाड़मेर फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। यानी कि आप एक जॉब अपॉइंटमेंट के लिए HDFC बैंक ने अपना एक एड अखबार में प्रकाशित किया है ना, अपने माध्यम से, और उनको एक कैशियर की आवश्यकता है जो कि बैंक में नोट का, जो हमारे पैसों का लेन देन करता है, कैशियर की आवश्यकता है एक प्राइवेट फर्म में, एक प्राइवेट बैंक में, HDFC, जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब आपको ये पता चला है एक इनके माध्यम से, किसी न्यूज पेपर के माध्यम से, कि आपको इस बैंक में कैशियर के पद के लिए आवेदन करना है ना। तो आप अपॉइंट होना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक लेटर लिखते हैं, एक लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं। उस फर्म के मैनेजर, जो वहाँ का जो मुख्य जो होगा, उसको आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप उनको बताना चाहेंगे कि आप इस जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, है ना, और आप इसको करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी इस काम को जानते हैं, आप पहले भी इसमें आपको अनुभव है, तो आप उसको ये जॉब के लिए एक लेटर लिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि मैं पहले भी पिछले लेटर फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ कि जब कभी हम लेटर लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा बढ़ाते हैं, है ना। तो लगभग सभी लेटर्स का, चाहे वो इंक्वायरी हो, कंप्लेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, है ना, या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, लगभग सबका फॉर्मेट एक सही है ना। बस ठीक है, आपका सब्जेक्ट बदल जाता है, आपका बॉडी पार्ट बदल जाता है, आपका सैल्यूटेशन और सबस्क्रिप्शन बदल जाता है, ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आपका लेटर किसके अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से आपका सैल्यूटेशन और सबस्क्रिप्शन रहता है, जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं।
तो आप इसमें देखें कि जो क्वेश्चन आता है लेटर फॉर्मेट में, उसमें हमेशा कई बार क्या होता है कि आपका जो नाम, जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम या एड्रेस दिया रहता है ना, और जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपका लेटर प्राप्त करेगा, उसका भी लगभग नाम या कोई पता या फर्म का नाम दिया रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, सामने वाले को लिख रहे हैं, उसका फर्म या नाम होता है, लेकिन आपका कोई नाम या कोई पता नहीं होता है ना। बिल्कुल सिंपल 2 लाइन में लेटर का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें हमें ये समझना है कि जब इसमें हमारा लिखने वाले का नाम या पता नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद का नाम या खुद का पता आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप इसमें इस क्वेश्चन में भी देखें कि आपको अपने बायोडेटा के सहित आपका जो रेज्यूमे है ना, जो भी आपका कार्य का अनुभव है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, जो भी है, उसके साथ साथ आपको जो बैंक का जो मैनेजर है उसको आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखना है। लेकिन इसमें देखिएगा आपका नाम नहीं दिया है ना आपका पता दिया है, तो आपको इसमें खुद का नाम या खुद का पता लिखना है ना। और उसके साथ साथ जो सामने वाले का जो दिया है मैनेजर का एड्रेस है, वो आप बिल्कुल आपको वही रखना है, उसमें आप मन मुताबिक नहीं। अगर वो नहीं दिया होता तो आप मन से लिख सकते हैं, लेकिन सामने वाले का जिसको आप लिख रहे हो उसका पता, उसका जो पद है वो ऑलरेडी है, तो आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन आपको खुद का लिखना है, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है ना, नाम और पता आपका दिया हुआ नहीं है, तो आप खुद का लिखेंगे। तो अपन शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले वेरी इजी, मैंने जैसे भी बताया, बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड, ये जो आप है इसके लेफ्ट साइड में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप टू स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, एकदम स्टेप से और एकदम साफ शब्दों में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिखा है, ये मैंने यूँ समझ लो कि जैसे कि जो लेटर लिखने वाला उसका एड्रेस नहीं है, तो मैंने अपने मन से खुद का एड्रेस पढ़ाया और मैंने लिख दिया। जैसे मैंने लिखा है सिटी सेंटर महावीर नगर बाड़मेर, सिटी सेंटर महावीर नगर बाड़मेर राजस्थान, ये मैंने खुद का एड्रेस लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप देखें कि हमें अगला काम क्या करना है, बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा गैप रखना है, हमें गैप रखना है थोड़ा सा, और गैप रख के आप देखें हमें डेट लगानी है ना, डेट लगानी। तो एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें कि डेट को लिखने का एक तरीका है। मैं पिछले लेटर में भी लेटर फॉर्मेट में ये चर्चा कर चुका हूँ कि डेट, आप कोई भी ऐसे वैसी डेट ना लिखें। डेट के जो मैंने 4 तरीके बताए उनमें से कोई भी एक डेट का तरीका अपनाते हुए आप डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि डेट की डिजिट चेंज हो सकती है, आप डेट का कोई भी डेट का महीना या डेट को चेंज कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो आप मन से डेट लगा सकते हैं, लेकिन डेट लिखने का एक जो तरीका है वो तरीका आपका सही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो डेट लिखी है आप देखें 20 मार्च 2020, तो आप देखें ये बिल्कुल ये जो डेट है, ये डेट का जो 4 तरीके मैंने पहले बताए वीडियो में, उसमें से एक तरीका है। और मैंने इसमें और इसके बीच में गैप रखा, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें और इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, बिल्कुल ही करीब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करीब होगा तो वो एकदम स्पष्ट नजर नहीं आएगा, है ना। तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है और इसको मैंने डेट अलग से लिखा है। फिर उसके बाद जो अगला चरण आता है, जो तीसरा स्टेप आता है, वो क्या है, प्राप्त करने वाले का पद या पता या उसकी फर्म का जो एड्रेस है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप जिसको लिख रहे हो उसकी फर्म का नाम और उसका पता या जिले का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आप मन से ना लिखें, क्योंकि दिया हुआ है तो आपको वही फर्म का नाम है ना, वो पद और वो पता आपको यहाँ लिखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप रखना, हल्का सा गैप, बिल्कुल करीब नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पे ये जो मैंने पता लिखा है, तो आप देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है द मैनेजर पर्सनल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द मैनेजर पर्सनल, है ना।
तो ये मैंने सबसे पहले उसका पद लिख दिया, क्योंकि पद दिया गया है तो आपको लिखना है। पद के साथ उसकी फर्म का नाम और उसका पता। कई बार पते के रूप में कोई जगह का नाम नहीं होता, कई बार उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो ये मैंने सबसे पहले उसका पद हो गया, पद के साथ उसकी फर्म का नाम क्या है, बैंक, HDFC, तो आपने लिख दिया HDFC बैंक भारत। ये आपका सामने वाले का प्राप्त करने वाले का पता होगा, प्राप्त करने वाला, बराबर। अब यहां तक आप देखें आपने कितने स्टेप सही किए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप आपने एकदम 1 बाय 1 एकदम सही किए। और बिल्कुल आपको प्रॉपर लिखना है ना, बिल्कुल प्रॉपर एकदम। कोई भी यूं नहीं है एक इधर जा रहा है, ये डेट इधर आ रही है, ये एड्रेस यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप 1 2 3 स्टेप हमारे हो गए। उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा गैप रखना है। बिल्कुल प्राप्त करने वाले का पता आपने लिख दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप रखना है, हल्का सा गैप। और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए जरूरी कि भाई आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये भी जरूरी है। तो आप उसके लिए लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी मन से लिखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर लिखा हुआ है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस एप्लीकेशन लिखना है ना, क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लिखना और आगे आपको यूं का ये पोस्ट का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज आपको लिखनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अलग से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कि मन से कुछ भी नहीं आता, तो हमें यहीं से मदद मिल जाती है हमारे क्वेश्चन में से। बस आपको ये है कि फॉर्मेट पता होना चाहिए, स्टेप से चलना है। ये आपका काम हो गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। अब ये हमारा चौथा स्टेप क्लियर हुआ, 4th स्टेप। अब हम आ जाते हैं 5वें स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, और वो स्टेप है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। हम किसी को अभिवादन करते हैं क्योंकि ये व्यवहारिक पत्र है। इसमें आपको सामने वाले को बिल्कुल एक अभिवादन के साथ आपको अपनी अगली चीज की शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक टेबल के जरिए बताया था कि हम बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, जिस किसी को भी जब लेटर लिखते हैं, अगर हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी बिजनेस फर्म के CEO को लिख रहे हैं या मैनेजर को लिख रहे हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के अगर जब लेटर होते हैं तो उसके हिसाब से हमारा सैल्यूटेशन बनता है। हम ऐसा नहीं कि सैल्यूटेशन कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये सैल्यूटेशन बनेगा, ये हमारा जॉब अपॉइंटमेंट के लिए, हम जॉब के लिए अपॉइंट कर रहे हैं ना, फॉर जॉब। तो उसके लिए आप हमेशा जो हमारे यहाँ सैल्यूटेशन निश्चित रूप से रहेगा, फिक्स रहेगा, वो एक ही रहेगा, सर। क्या रहेगा? सर। ये आप यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारा 5वां स्टेप है। ये हमारा 5वां स्टेप है। हम यहाँ पे जॉब के लिए लिख रहे हैं तो हमेशा सर रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला होगा कैपिटल। अब आ जाता है हमारा 6ठा पार्ट, वो है द मेन बॉडी, लेटर की मेन बॉडी। तो ये बॉडी जो यहाँ पे है, जो हमें कम से कम 4 से 5 लाइन में हमें हमेशा फिल करनी होती है। इसमें आप ध्यान रखें कि हर पिछले लेटर में भी, पिछले फॉर्मेट में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि कुछ ऐसी फिक्स लाइन्स होती है जिसके जरिए आप उस लेटर, जिस तरह का लेटर है उसके अकॉर्डिंग आप वो लाइन वहाँ पे उस लाइन से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह जॉब एप्लीकेशन में भी कुछ फिक्स लाइन्स होती है जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक परमानेंट लाइन है। आप देखिए, मैंने आपको इसी मदद के लिए आपको एक आधार मिल जाए, उसके लिए मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से देखिए। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द दैनिक भास्कर डेटेड 19 मार्च 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ। बस यहां तक आप इस लाइन को कंसिडर कर लें बिल्कुल, कि जब कभी कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए हम लेटर लिखते हैं तो बिल्कुल सारे स्टेप हम क्लियर करेंगे, लेकिन जब मेन बॉडी
आएंगे तो उसमें आप जो पहली लाइन लिखेंगे वो बिल्कुल लाइन ये लाइन रहेगी और बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई बढ़िया लाइन बनती भी नहीं, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कब करते हैं, जब आप उस जॉब के लिए, उस जॉब की जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम ज्यादा से ज्यादा माध्यम होता है न्यूज़पेपर, बिल्कुल होता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चलता है वहां जॉब के लिए पोस्ट खाली, तो आप बिल्कुल उस माध्यम को यहाँ पे शुरुआत में लिख, बिल्कुल आपने स्टार्ट करना है और स्टार्ट के लिए किस माध्यम से आपको जानकारी मिली कि वहां पे कैशियर का पद खाली, वो लाइन आप यहाँ पे फिल करते हैं। तो ये परमानेंट लाइन है जो आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर के लिए हमेशा आधार देता है ना। हमारा स्टार्ट बहुत जरूरी है और स्टार्ट एक अच्छी लाइन से होना चाहिए, तो आपने वो लाइन यहाँ पे फिल कर दी। अब इस तरह के कोई भी लेटर आता है, कोई भी, ये तो चलो बैंक में आपको कैशियर पद के लिए कई तरह के फॉर्म्स, कंपनियों में कई तरह के पद होते हैं, तो उसके लिए जो अप्लाई करने के लिए, तो आप सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या किसी नेट पे या कोई ऐसे वेबसाइट से पता चलता है, तो बिल्कुल आप उसको इस तरीके से लिखें, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, है ना। तो इन द वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस, या आप लिख सकते हैं कोई न्यूज़पेपर का नाम, तो इस तरीके से आपने उसको फिल कर दिया। यहाँ तक आपको बिल्कुल परमानेंटली आपको लिखना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको आधार देता है हर तरह के छात्र छात्राओं के लिए, ये बिल्कुल एक आधार है ना। कई बार बच्चे इसकी शुरुआत नहीं कर पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा शुरू कैसे करें, कहाँ से ऐसा एकदम से शुरुआत करना की थोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा उनको दिक्कत रहती है। मैं आपको इसका एक सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ऐसे शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें, मैंने यहाँ पे 2 लाइन ब्लैंक रखी है, खाली छोड़ी, बहुत जरूरी है इसको समझना कि यहाँ पे जो देखें, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ तक तो आपकी लाइन परमानेंट है, आप लिख भी दें फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ पे हमारी पोस्ट है कैशियर, है ना, तो फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, तो यहाँ पे आप लिख दें कैशियर, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर आप लिख सकते हैं, देखिए पोस्ट ऑफ कैशियर, इतना काम हो गया। अब बिल्कुल आप यहाँ पे रुक जाए। अब जैसा कि जहां पे भी हम जॉब एप्लीकेशन के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें सामने वाले को 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट बतानी होती है। पहला कि इस जॉब की आपको क्यों जरूरत है और आप इस जॉब के लिए कितने उपयुक्त हैं सामने वाले के लिए। सामने वाला भी आपसे उम्मीद करता है कि भाई मुझे जिस टाइप का, जिस तरह का पद है उस तरह का आदमी मिले। तो 2 बातें कि तो इस जॉब की आपको क्यों जरूरत है और आप इसके लिए कितना उपयुक्त हो। तो सबसे पहले आप कितना इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं, कितने आप इस जॉब के लायक हैं, आप इस जॉब को कितना डिजर्व करते हैं, उससे संबंध में आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है। तो जैसा कि मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दें, I have 3 years experience in this field, है ना। जैसे ही मैंने इस पर अपना 3 साल का अनुभव बताया कि मुझे इस जॉब का 3 साल का पूरा अनुभव है, मैं कैशियर का काम पहले भी कर चुका हूं, ओके। और उसके बाद आप आगे अगली लाइन लिखें कि आपको इस जॉब की जरूरत क्यों है। तो आप देखें यहां पे मैं लिख रहा हूं, I am looking for attractive salary for my need। अब देखिए आपकी अगली लाइन कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप एक अच्छी तनख्वाह प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो आवश्यकता है वो इतनी है कि आप इस जॉब को, जो ये जॉब इतनी अच्छी है जिसको आप इतना एक्सपीरियंस के साथ आप कह रहे हैं, तो आपकी जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आपको लगता है कि आपको यहाँ पे अच्छा पेमेंट मिल सकता है जितनी आपको उसकी जरूरत है। तो वो लाइन भी आपने यहाँ पे फिल करनी कि आई एम लुकिंग फॉर अ अट्रैक्टिव सैलरी फॉर माई नीड। बिल्कुल ऊपर आपने अपना अनुभव बता दिया, है ना, और उसके बाद आपने लिख दिया फॉर माई नीड। फिर आप देखें, आप चाहें तो आगे
और लाइन ऐड कर सकते हैं, है ना, कि जैसे कि मान लो हो सकता है कि आप पहले कहीं किसी गांव में थे और अब आप यहाँ आ गए, तो आपको लगता है कि शायद इस जगह जॉब करना मेरे लिए सही रहेगा, या हो सकता है वो एरिया आपके नजदीक है। पहले आप कहीं दूर काम करते थे किसी बैंक में, आप जैसे बालूतरा है ना, और आज आप बाड़मेर आए, तो आपको लगता है बाड़मेर मेरा घर भी है, मेरे बैंक नजदीक भी है, तो मैं यही कर दूँ तो अच्छा है। वैसे मैं कैशियर का काम वहाँ करता था, तो यहाँ करूँगा, मेरे नजदीक है, मेरा ठीक रहेगा, है ना, तो अच्छी सैलरी के साथ साथ वो नजदीक हो जाएगा। तो कई रीजन्स होते हैं, तो आप उन रीजन्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन लगभग आपसे 3 से 4 लाइन यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, बन जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब जो मैं आपको बताऊँ, ये करने के बाद जो लास्ट की जो 2 लाइनें रहती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अधिकतर कई बार क्या होता है, वो लास्ट की 2 लाइन में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको भी हम शायद उस तरीके से लिख नहीं पाते जो कि हमारा एंड होता है। हमेशा याद रखें, किसी भी लेटर की बॉडी में स्टार्ट लाइन और एंडिंग लाइन, स्टार्ट लाइन और एंडिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपैक्ट लाइन होता है। क्या होता है? इंपैक्ट लाइन होता है, बिल्कुल प्रभाव डालती है। तो उसके लिए आपका एकदम ब्रेविटी, क्लियरिटी और एकदम सही वर्ड होना चाहिए, पहली लाइन और लास्ट की लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टार्ट और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी जो इसका एंडिंग में है, आप देखें जो मैंने लिखा है, आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस इफ अपॉइंटेड। लाइन को ध्यान से देखें, मैंने लिखा है आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस इफ अपॉइंटेड। मतलब कि यदि मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, है ना, कि यदि मैं ये जॉब मुझे मिलती है तो मैं अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा, अच्छी सेवा दूंगा, अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है। अक्सर हम ये लाइन हम लिखते हैं। हम इसकी जगह इसके साथ साथ ये लाइन भी लिख सकते हैं कि आई होप यू विल गिव मी द राइट टाइम या राइट डिसीजन ऑन माई नीड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन है ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर जॉब एप्लीकेशन में आप इस परमानेंट लाइन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये परमानेंट है, आप इसको ही बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल जॉब एप्लीकेशन लेटर में ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जैसा कि याद रखें कि जॉब एप्लीकेशन में इस तरह की परमानेंट लाइन लिखने के बाद एक और लाइन आपको लिखनी होती है जो सारे जॉब एप्लीकेशन में लिखी जाती है, और वो है माई रेज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर। बिल्कुल ध्यान से देखें, माई रेज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर, यानी कि जो आपका बायोडाटा है, जो आपका सीवी है, रेज्यूमे है, वो भी आप उसमें साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो ये लाइन आपको सबसे लास्ट में लिखनी है, ये वाली, ये, और ये बिल्कुल परमानेंट लाइन है, बिल्कुल परमानेंट लाइन है, बिल्कुल कि भाई ये हम इस अब लास्ट का मैं अपने जो मेरा अनुभव है, मेरी क्वालिफिकेशन है, जो भी मेरा स्टेटस है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप उसको बता सकें कि इस जॉब के लिए जो आपने अप्लाई किया है, आप इसके लिए क्यों उपयुक्त हैं, क्यों आपको नीड है, और इसके लिए जो योग्यताएं चाहिए, जो क्वालिफिकेशन लेवल चाहिए, वो भी आप साथ में उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन है। तो ये यहाँ खत्म होने के बाद अब जो हमारा इसके बाद का जो स्टेप है, ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ? छठा स्टेप। कौन सा हुआ? छठा स्टेप। अब सातवां स्टेप है सबस्क्रिप्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जो कि लेटर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग आपका सबस्क्रिप्शन होना चाहिए। पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा सबस्क्रिप्शन यानी आभार, जो ये व्यवहारिक पत्र है, बिल्कुल तरीके से आपको अभिवादन भी करना है, आभार भी देना। तो यहाँ पे जो हमारा आभार है फिक्स है, वो क्या है? योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। बिल्कुल आप देखें, योर्स फेथफुली, बिल्कुल कहाँ लिखना है? बिल्कुल इसी तरह मैं लेटर में चलते हुए ये यहाँ नहीं लेना है, यूं नहीं कहा यहाँ का यहाँ, ये इधर ऐसे नहीं, बिल्कुल स्टेप से चलना है। ये हमारा सातवां जो स्टेप है, आप देखें ये हमारा सातवां स्टेप। बिल्कुल या लेटर की जो लास्ट लाइन, चाहे यहाँ पे भी खत्म हो जाए, बिल्कुल आपको इधर नीचे लिखना है, और जहाँ लेटर खत्म हो रहा है उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, हल्का सा, बिल्कुल करीब नहीं तो वो स्पष्ट नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया योर्स फेथफुली, और उसके बाद नीचे जैसा कि मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेटर में जो क्वेश्चन आया उसमें आपका नाम नहीं आया, आपका नाम नहीं आया, तो इसलिए जब नाम सामने वाले ने दिया ही नहीं तो आपको याद। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हमने ये 7वां स्टेप अच्छे से समझा। अब हमारा इसमें जो लास्ट स्टेप है, 8वां स्टेप, जो आप देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये है 8वां स्टेप। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन है, इसमें आपका लेटर यहाँ खत्म नहीं हो जाता है। इसमें क्योंकि आपने इसमें जो अपना रेज्यूमे, जो सीवी इसमें एनक्लोज्ड किया है, उसको भी आपको दिखाना है, बिल्कुल, है ना। चाहे अलग से भी, अब जैसे व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक पत्र में हम तो अलग से ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक फॉर्मेट है और ये हमारे बिल्कुल पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो इसमें आपको बिल्कुल यहाँ जहाँ हमारा लेटर खत्म होता है ना, जहाँ हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म होता है, बिल्कुल उसके पास में सेंटर में आपको अपना सीवी ऐड करना पड़ता है, बिल्कुल एक तरीका है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने, आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो सीवी हम जो ऐड करेंगे वो बिल्कुल हमारा सेंटर में आएगा, बिल्कुल सेंटर। इसको आप न ज्यादा उधर ले सकते हैं, न ज्यादा इधर ले सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में। और जहां आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, इसके बिल्कुल आप देखें कि ये बिल्कुल इस तरफ है, स्टेप टू स्टेप नीचे, तो बिल्कुल इस तरफ देखें, बिल्कुल इस सेंटर में आना चाहिए, यहाँ और यहाँ में गैप होना चाहिए, बिल्कुल गैप होना चाहिए, बिल्कुल अलग से सेंटर, नीचे की तरफ सेंटर में। चाहे आप यहाँ से 2 लाइन नीचे छोड़ सकते हैं, 2 लाइन नीचे, इतना गैप होना चाहिए। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है सीवी, आप यहाँ पे रेज्यूमे लिख सकते हैं, बायोडाटा लिख सकते हैं, सीवी। सीवी जैसे अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है, सीवी का मतलब होता है क्यूरिकुलम विटे, क्यूरिकुलम विटे, जिसको हिंदी में कहा जाता है शैक्षिक अभिलेख एवं कार्यानुभव, शैक्षिक अभिलेख एवं कार्यानुभव, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीवी, क्यूरिकुलम विटे, ठीक है। तो ये वो एक तरीका है जिसमें आप उनको अपना एक स्टेटस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से आप इस जॉब के लिए कितने क्वालिफाइड हैं। तो आप देखें, सबसे पहले आपको लिखना है नेम, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल पता रहना चाहिए, नेम, नाम। आप जो जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको नाम यहाँ अपना खुद का ही लिखना है, आप नाम लिख दें खुद का, बिल्कुल। फिर उसके बाद है एड्रेस। अब इसमें तो कहीं एड्रेस दिया हुआ नहीं है आपका, तो आपने एड्रेस कौन सा लिखा था खुद का, ये वाला सेंडर्स एड्रेस, है ना, ये एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर दें। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी ओरिजिनल डेट या मन से भी, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई डेट दी हुई नहीं, ना नाम है, ना पता है, ना डेट, तो आप डेट खुद के लिख दें, तो यहाँ डेट आ जाएगी। फिर है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, वैवाहिक, आप विवाहित है या अविवाहित है, तो आप लिख सकते हैं मैरिड और अनमैरिड, वो आपको यहां लिखना है चौथे नंबर पे। फिर आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप इस जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन जनरली होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, इसलिए आपने इसके लिए अप्लाई किया, तो आप वो क्वालिफिकेशन यहाँ लिख दें कि आपने बीकॉम किया है, बीकॉम कॉमर्स किया है, या आपने इस तरह के कॉमर्स अर्थ जो इकोनॉमिकल जो सब्जेक्ट है उसमें आपने कोई मास्टर्स डिग्री ली है, तो बिल्कुल जो कि क्योंकि बैंकिंग जो काम हो, लेन देन और बिल्कुल इकोनॉमिकल पे होते हैं, तो उसके जुड़ा हुआ आपका कोई कोर्स है, बीकॉम है, एमकॉम है, सीए टाइप की डिग्री, अच्छा कोई है ना, वो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जॉब की जगह और आपके रहने की जगह दोनों एक ही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लेस बाड़मेर, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि कई बार अक्सर नीचे डेट भी लिखी जाती है, लेकिन ऑलरेडी डेट आपके यहाँ आ चुकी है, तो आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक और लाइन ऐड की जाती है नीचे, एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं भी लिख सकते और लिख भी सकते अगर आपको लिखना हो तो। इस तरह आप देखें कि ये एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है जो हमारे बिजनेस पर्पज के हिसाब से, जो बिजनेस लेटर के तहत आता है और ज़्यादातर हम इसको यूज में करते हैं। आज की भी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल दुनिया में जो लेटर
जॉब अप्लाई करने के लिए, फॉर अपॉइंटमेंट के लिए जो तरीका अपनाया जाता है लेटर का, वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से लेटर लिखा जाता है और ये बिल्कुल हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी है और हमारे जो रीडिंग सेक्शन है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, जो हमारी क्लास में है या हमारे एग्जाम पेपर में भी इसी तरह से बिल्कुल लिखा जाता है। तो आप बिल्कुल इसे घर पे प्रैक्टिस करें, यूटिलाइज करें। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको बहुत अच्छे से एकदम सीख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। सेफ। अब इसी क्रम में लेटर राइटिंग के तहत मैं इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहूँगा। जैसे कि हम पिछले सारे वीडियोज में हमने हर तरह के लेटर्स को, बिजनेस, ऑफिशियल, उस लेटर्स में किन किन बातों पे लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे कि कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, ये हमने देखा कि बिजनेस और ऑफिशियल इन दोनों में ये जो मैंने 4 लेटर्स के नाम लिए, इन दोनों में कॉमन है। बिजनेस में भी ये 4 लेटर आते हैं, इंक्वायरी, कंप्लेंट, जॉब एप्लीकेशन और उसमें भी आते हैं। और उसके साथ साथ पिछले वीडियो में हमने इसका फॉर्मेट भी समझा और उसका सब्सक्रिप्शन, उसका सैल्यूटेशन, उसका मेन बॉडी को किस तरह से रेफरेंस के साथ लिखा जाता है, ये सारी बेसिक बातें पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। आप ऑलरेडी उसको देख चुके हैं और निश्चित रूप से आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज अभी मैं इसी लेटर के कंप्लीट सेक्शन को पूरा करते हुए मैं आपके सामने कुल 4 तरह के क्वेश्चन रख रहा हूँ और ये चारों क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे है। आप देख सकते हैं मेरा जो पहला जो लेटर जो है वो कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मेरा दूसरा जो लेटर है वो इंक्वायरी पे है, आप देख सकते हैं मेरा दूसरा लेटर इंक्वायरी पे है। और जो तीसरा लेटर है वो है एडिटर, राइट टू एडिटर। और जो फोर्थ जो मेरा लेटर है वो है जॉब एप्लीकेशन। ये 4 तरह के लेटर जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे इनके क्वेश्चंस जो लिखे हैं, चारों को आप ध्यान से आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। और उसके बाद अब मैं आपसे इन्हीं चारों क्वेश्चन पे कुछ चर्चा करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए मैं ये भी चाहूँगा कि आप इन चारों क्वेश्चंस को खुद से अपनी एक अच्छी तैयारी से और मेरे पिछले वीडियो को देखते हुए आप अच्छी तरह से फॉर्मेट को देखते हुए सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन और मेन बॉडी अकॉर्डिंग टू लेटर बॉडी देखते हुए आप उसको खुद से बढ़ाएं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तैयारी होगी और लेटर राइटिंग का पूरा सेक्शन एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये भी जरूरी है कि पूरा समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस हो, उसका इवैल्यूएशन हो, है ना। तो आप देखें मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो है राइट अ कंप्लेंट लेटर टू योर हॉस्टल वार्डन। राइट अ कंप्लेंट लेटर टू योर हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल यानी छात्रावास, वार्डन यानी प्रबंधक, है ना, जो आपके छात्रावास के जो प्रबंधक है, मुख्य। नॉट सफिशिएंट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट। आप एक अपने हॉस्टल वार्डन को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनको हॉस्टल में जो मिलने वाली जो नियमित सुविधाएं हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं, तो आप उसके बारे में हॉस्टल वार्डन को सूचित करना चाहते हैं कि यहाँ हमें इन चीज़ों की असुविधा। तो बिल्कुल इसको एक लेटर की तरह लिखना है। और पहले भी मैं कंप्लेंट लेटर आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट से उसी तरीके से इस कंप्लेंट लेटर को एक बार खुद से करना है जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब कंप्लेंट लेटर जो कि शिकायती पत्र है और ज़्यादातर ये हम देखें तो ऑफिशियल में आता है। किस में आता है? ऑफिशियल। हमें ऑफिशियल लेटर शिकायत कर रहे हैं, है ना, कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किसी भी तरह की हो सकती है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन हॉस्टल का दिया। अलग अलग फील्ड होते हैं जिसमें आपको किसी भी मुद्दे पर कोई कंप्लेंट आप लिख सकते हैं। तो मेरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये कंप्लेंट लेटर लिखना है। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान देना है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपको ध्यान देना है कि आप इसमें अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जो लिख रहा है
जो कंप्लेंट लेटर लिख रहा है न तो उसका नाम है न पता है, न नाम है न पता है, और जिसको लिख रहा है उसका भी कोई नाम पता नहीं है। सिर्फ एक हॉस्टल वार्डन को जो आप लिख रहे हैं उस वार्डन का बस एक पद का बताया गया कि वो हॉस्टल का वार्डन है। बाकी इसमें भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले का कोई नाम पता नहीं है। सिर्फ सिंपल एक लाइन में बताया गया है कि आप यूँ समझे कि एक कंप्लेंट लेटर आपको खुद को बनाना है, नाम पता भेजने वाले का प्राप्त करने वाले का नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कहीं पर बिल्कुल भेजने वाले की डिटेल होती है, प्राप्त करने वाले की डिटेल होती है, कहीं पर नहीं भी होती, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बिल्कुल कंप्लेंट लेटर लिखने का तरीका पता है, फॉर्मेट पता है, तो कोई टेंशन नहीं। अब आपको इसमें सारी चीज़ें खुद से ऐड करनी है। तो जैसा कि फॉर्मेट में आपने देखा था, भेजने वाले का पता, तो पता आपका खुद का होना चाहिए, नाम पहले ना लिखें, आपका पता लिखना काल्पनिक है, आप अपना खुद का पता लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डेट जो इसमें फिल करनी है ना, तो आप जो डेट इसमें फिल करेंगे तो डेट का कोई भी दूसरा तरीका आप यूज़ नहीं करेंगे, जो मैंने 4 तरीके बताए उसी के अकॉर्डिंग आप डेट फिल करेंगे। उसके बाद प्राप्त करने वाले का पता, तो आप बिल्कुल, आपको ये पता है कि हॉस्टल वार्डन है, तो हॉस्टल तो हर जगह होते हैं, तो आप कोई भी काल्पनिक, अगर आप अपने ही एरिया में रहते हैं, तो आप जैसे बाड़मेर रहते हैं और आपका हॉस्टल जोधपुर में है, तो आप जोधपुर का पता, किस एरिया में वो हॉस्टल है, वो एरिया का नाम लिख दें। नहीं, आप हॉस्टल में रहते नहीं है, लेकिन आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं, एरिया का नाम जो उस हॉस्टल वार्डन और उसका पता। जोधपुर में हॉस्टल है, आप बाड़मेर रहते हो, जोधपुर पढ़ते हो या कोटा पढ़ते हो, जो भी। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट किसके लिए है कि आपकी जो वार्ड, जो हॉस्टल में जो फैसिलिटीज है वो सफिशिएंट है, तो नॉट सफिशिएंट फैसिलिटीज, नॉट सफिशिएंट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो मुख्य चीज है कि आपका जो सैल्यूटेशन वो इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लेंट लेटर है तो आपका जो सैल्यूटेशन है वो सर के रूप में रहेगा, और उसके बाद जो मेन बॉडी है, जो मैं पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपको मेन बॉडी कंप्लेंट लेटर के अकॉर्डिंग कैसे तैयार करनी है। आपकी फर्स्ट लाइन, जो मेन बॉडी में फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए और एंडिंग लाइन क्या होनी चाहिए, वो आप ध्यान में रखें, और बीच की लाइन को आप प्रैक्टिस से उस पिछले वीडियो को देखते हुए बनाएं। और उसके बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल एकदम सही रहना चाहिए, योर्स फेथफुली, सब्सक्रिप्शन सही होना चाहिए, और इस तरह वो आपको लेटर खुद से प्रैक्टिस से लिखना है। मैं दूसरे लेटर पे चर्चा करना चाहूंगा, ध्यान से देखें। दूसरा लेटर है यू आर रजनी एंड राहुल, यानी अगर आप छात्र हैं तो अपने आप को राहुल माने, यदि आप छात्रा हैं तो अपने आप को रजनी माने। लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारका, यानी कि आप रजनी और राहुल हैं और आपका एड्रेस यहाँ दिया गया है E95 सेक्टर 12 द्वारका। उसके बाद you read an advertisement about short-term course in computer programming by G Computer World, Pithampura, Delhi. Write a letter scheme all relevant details of the course. अब ये जो लेटर है जो मैंने आपके सामने पूरा पढ़ा है, इसमें मैंने सबसे पहले इसमें आपका नाम और आपका एड्रेस दिया गया है, और जो ये लेटर जिसको लिखना है उसका भी नाम, उसके एरिया यानी उसका पता भी दिया गया है जिसको आप लिखना है। अब ये देखना है कि ये लेटर किस टॉपिक पर है। ये लेटर है इंक्वायरी, ये इंक्वायरी पे कि एक जी कंप्यूटर वर्ल्ड जो एक फर्म है, जो एक कंपनी है, वो कंप्यूटर कोर्सेज करवा रही है, और आप एक्चुअल क्या है कि द्वारिका में रहते हैं, और ये जो कंपनी जो कोर्स करवा रही है इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, और आप द्वारिका रह रहे हैं, आप रजनी और राहुल हैं, आप द्वारिका रह रहे हैं, बकायदा आपका एड्रेस है। तो आप क्या है कि उस कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो दिल्ली में जो उसका हेडक्वार्टर है, जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाता है, उससे इंक्वायरी करना चाहते हैं कि इस कोर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, कितने महीने का कोर्स है, क्या इसकी कोर्स की फीस है, किस तरह इसका सर्टिफिकेट कितने टाइम में मिलता है, किस तरह ये आगे हमारे लिए यूजफुल है, आप सारी इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो आप उस हेडक्वार्टर दिल्ली को एक लेटर के माध्यम से इंक्वायरी करना चाहते हैं, ताकि आप उनसे वो इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंक्वायरी लेटर और कंप्लेंट में इतना ही फर्क है कि
यहाँ पे कुछ भी नाम पता कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी आपने इसको अच्छे से किया। और इसमें ऑलरेडी आपका नाम और आपका रहने वाला जहां आप रहते हैं आपका पता दिया, और जहां आप लेटर लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए उनका भी पता दिया हुआ है। देख सकते हैं ये आपका पता है, और ये आप देख सकते हैं ये उनका पता है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं। तो बिल्कुल पिछले लेटर की तरह ही आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। उसी क्रम में आपको भेजने वाले का पता, डेट, प्राप्त करने वाले का पता, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। ये लेटर भी आपको उसी तरह से बिल्कुल करना है। ये इंक्वायरी लेटर जो कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम जाते हैं तीसरे लेटर। बहुत ध्यान से देखें। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द बाइक स्टीलिंग इन योर एरिया। यानी कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर, यानी न्यूज़पेपर का जो संपादक है उसको एडिटर कहा जाता है, उसको आप एक लेटर लिख रहे हैं कि आपके एरिया में जो मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल, उसकी चोरियां बहुत हो रही है। तो उसके बारे में आप चाहते हैं कि वो न्यूज़पेपर, वो न्यूज एजेंसी आपके एरिया की इस समस्या को पब्लिश करे अपने न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र के माध्यम से। तो इसे कहा जाता है लेटर टू एडिटर, क्योंकि अक्सर तब लिखा जाता है जब आप अपने एरिया की किसी समस्या या आपको किसी तरह की कोई ऐसी समस्या, सोशल इश्यूज है, तो उन सोशल इश्यूज पे आप ये न्यूज एजेंसी के माध्यम से उस सोशल इश्यूज को पब्लिश करते हैं। तो ये लेटर टू एडिटर है। बिल्कुल इसको भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बढ़ाया है, तो आपको उन वीडियोज को देखते हुए ये लेटर टू एडिटर एक बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट से चलना है। जो मैंने पहले भी बताया, सबका फॉर्मेट सेम है। उस फॉर्मेट से आपको चलते हुए बकायदा आपको चलना है और इसको पूरा करना है। ये प्रैक्टिस लेटर है, आप इसको जब करेंगे तभी इसको आप पूरा समझ पाएंगे और प्रैक्टिस में आ पाएंगे। उसके बाद मैं आपके सामने जो फोर्थ लेटर है वो जा रहा हूं। वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन जयपुर। ये जो फोर्थ जो लेटर आप देख रहे हैं ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है ना, जॉब एप्लीकेशन जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। जॉब एप्लीकेशन यानी कि आपको कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना है फॉर अपॉइंटमेंट। तो जॉब कोई भी तरह की हो सकती है। अब देखो अलग अलग फॉर्म अलग अलग कंपनी के हिसाब से होती है। बड़ी कंपनीज में भी अलग अलग पदों के लिए जॉब होती है। बैंकिंग सेक्टर है, कई बिजनेस फर्म्स हैं। उसी तरह स्कूल में भी किसी सब्जेक्ट टीचर की जरूरत होती है और उसका भी एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर के माध्यम से किया जाता है। अब आपने वो एडवर्टाइजमेंट देख लिया, अब आपको उस स्कूल में अप्लाई करना है इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर के लिए। इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपने इंग्लिश में कुछ अच्छा अचीव किया है डिग्री वाइज और आपको उसका अनुभव है। अब आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अप्लाई क्या करना है? अप्लाई आपको जयपुर की किसी स्कूल में करना है, क्योंकि आपने जो जगह का नाम आया वो जयपुर आया, इन जयपुर। अब आप देखें कि इसमें आपका नाम, आपका पता, स्कूल का नाम या स्कूल का पता नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि जयपुर में किसी स्कूल में आपको अप्लाई करना है। तो आप ऐसा करें कि जयपुर में ही आप किसी एरिया का नाम लिख दें, ठीक है, और फिर उसके बाद जिस डेट को आपको लेटर लिख रहे हैं वो डेट, उसके बाद भेजने वाले यानी कि प्राप्त करने वाले का पता। तो जयपुर में किसी स्कूल का आप नाम लिख लें, महाराजा स्कूल, और जगह का विद्याधर नगर, कोई भी उस जो लैंडमार्क है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें कि ना भेजने वाले का पता है ना प्राप्त करने वाले का। तो आप भेजने वाले का आप खुद काल्पनिक अपना नाम, अपना पता लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डेट जो मैंने बताया है 4 फॉर्मेट के हिसाब से कोई एक तरीके से डेट, और प्राप्त करने वाला जयपुर की किसी एक स्कूल का नाम और उस एरिया का नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा कि जो एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, तो क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर या अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना, बस ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जो आपका सैल्यूटेशन होगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा
सर। क्या रहेगा? सर, क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन है, सर रहेगा। उसके बाद जो मैंने मेन बॉडी आपको बताई मेरे पिछले वीडियो में जॉब एप्लीकेशन में, कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, जो परमानेंट लाइन है शुरू की दो, और जो एंड कैसे करना है वो एंड की लाइन। बीच में आपको बिल्कुल 2 लाइन फिल करनी, वो बिल्कुल आप वीडियो को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, खुद के राइटिंग से 2 लाइन आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, बड़ा ईजी है। और एंडिंग के साथ आपको जो मैंने बताया कि आपका जो सीवी है उसको आपने एनक्लोज्ड किया है, आपने शामिल किया है, उसकी लाइन लिखने के बाद बिल्कुल सेंटर में आपको सीवी लिखना है, यानी क्यूरिकुलम विटे, शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव। ये आपको बिल्कुल सेंटर में नेम, एड्रेस है ना, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन है ना, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, प्लेस, डेट, बिल्कुल आपको सेंटर में बिल्कुल गैप के साथ लिखना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जो भी मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इनको लिखने का जो मेरा मकसद है, वो मेरा मकसद यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आप मेरे पिछले लेटर फॉर्मेट के सारे वीडियोज देखते हुए इनको आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करें। सभी छात्र छात्रा उनको आप बिल्कुल अपने अनुभव में लाएं, उसको प्रैक्टिस में लाएं। इससे आप बहुत अच्छे लेटर राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। और कुछ इसकी, जैसा कि सबसे मुख्य बात जो मैं अभी लास्ट में कहना चाहूँगा वो है कि हर लेटर का जो भी फॉर्मेट है, जो भी उसकी मुख्य मुख्य छोटी छोटी बातें हैं जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका, ध्यान से उन बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तरीके से आपको वो लेटर करना है। बिल्कुल भी आप ऐसा ना देखें कि हम रफली इधर से उधर, नहीं, क्योंकि हर एक, कहते हैं ना, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक का अपना एक रिदम होता है, उसका अपना एक नियम होता है ना, उसका अपना एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और उसको आप और ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। सेफ एट होम।